स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी ब्रेकिंग लेकर आए हैं आउटसोर्स भर्ती को लेकर। एक हफ्ते में अब आउटसोर्स भर्ती होने वाली है। ये किस तरह के निर्देश राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को दे दिए हैं, कॉर्पोरेशन को दिए हैं, क्योंकि अभी यहाँ देखिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियां करवाने की बात हुई थी। तो एनटीटी भर्ती के लिए एक बड़ी खबर कहना चाहेंगे। एनटीटी भर्ती संबंधित भी ये जानकारी है और जो महिलाएं इंतजार इस भर्ती का कर रही थी उनके लिए राहत कहना चाहेंगे। दूसरी बात ड्रेस कोड से जुड़ी करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड शुरू होने वाला है। इसे लेकर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। देखिए किस तरह का ड्रेस कोड शिक्षकों के लिए रहने वाला है। कुछ एक स्कूल्स की ओर से पहले ही ये प्रक्रिया अपना दी गई थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में एक बड़ा बदलाव होगा और इसमें जो ड्रेस कोड महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक के लिए रखा गया है उससे जुड़ी जानकारी देंगे। बीपीएल चयन प्रक्रिया का नया ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही अधिसूचना जारी हो सकती है। ड्राफ्ट में कौन से मापदंड तय किए गए हैं, बीपीएल श्रेणी में अब कौन लोग पात्र होंगे, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं? अगले कल जन सुनवाई होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से, बिजली बोर्ड की ओर से क्या प्रस्ताव तैयार कर विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अगले कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है और ये 10 फरवरी को बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं ऊपरी क्षेत्रों में। किन्नौर लाहौल स्पीति में जहां बर्फबारी होगी, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। स्ट्रांगली अगले कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। हालांकि इन दिनों सुबह और शाम को शीतलहर की चपेट में विभिन्न जिले आ रहे हैं। तो सर्दी का प्रकोप है, लेकिन सुबह शाम है और दिन में तपती धूप हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है, खासतौर पर राजधानी शिमला की अगर बात करें। देखिए, नदौन उपमंडल की भूमपल पंचायत में 40 झुग्गियां जल गई हैं। प्रवासी इनमें रह रहे थे। आग लगने का क्या कारण था, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन 1:30 बजे के करीब वहां पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंच गई थी आग पर काबू पाने के लिए और 40 झुग्गियां जल गई हैं। अच्छी बात ये भी रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, एक तरह से छत इनके सिर से छिन गई है, लेकिन मुआवजे के तौर पर अभी इन्हें राशि दी जा रही है और उसके लिए इनकी आर्थिक मदद भी हो सकती है। राहत भरी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट भी लिखी गई है। ये एक व्यक्ति की ओर से शिकायत की गई है। ऊना पुलिस में दीपक मनकोटिया ने ये पुलिस को शिकायत दी है और दीपक मनकोटिया की ओर से आरोप ये लगाया गया है कि कोई रवि रौंखर नाम का व्यक्ति है जो आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर रहा है। इसमें ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऊना में रुद्रानंद आश्रम को लेकर भी इसकी ओर से विवादित टिप्पणियां की गई है। ये डिप्टी सीएम के ऊपर भी आरोप लगा रहा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये व्यक्ति, जिसमें इसका ये मानना है कि वो जिहादी धर्म को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिहादी इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं डिप्टी सीएम। तो दीपक मनकोटिया ने ये शिकायत पुलिस को दी है और इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दो समुदायों के बीच ये भेदभाव बढ़ा रहा है, उनके बीच लड़ाई और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में यहाँ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और इस व्यक्ति पर केस भी दर्ज हो चुका है, जो कि अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा कर रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स नाराज हो गई हैं केंद्र सरकार से और आज ही आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से बजट की प्रतियां भी जलाई गई हैं। दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये मानना है कि जो केंद्र सरकार नीतियां लेकर आ रही है वो जन विरोधी नीतियां हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स के बिल्कुल ही विरोध में वो नीतियां हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से हो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब इन्होंने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है पूरे देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र को बचाने का। इन्होंने पहले मुख्य मांग ये उठाई थी कि पेंशन की व्यवस्था भी इनके लिए की जाए, मानदेय में भी बढ़ोतरी हो, लेकिन ये करने के बजाय इन्हें कोई भी प्रावधान नया बजट में नहीं दिया गया है। जो मिल रहा था उसे भी वापस लेने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। इसी वजह से बजट की प्रतियां आज इनकी ओर से जलाई गई हैं। देखिए, चिट्टे पर सियासत हिमाचल प्रदेश में गर्मा गई है। पिछले कल हमने आपको एक बड़ी जानकारी दी थी जिसमें ये अपडेट सामने आई थी कि एसआईयू टीम में जो पुलिसकर्मी शामिल थे उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। तकरीबन 9 ऐसे पुलिसकर्मियों के घर पे छापेमारी हुई जो कि खुद एसआईयू टीम में तैनात किए गए थे, एसआईयू टीम में शामिल किए गए थे ताकि नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन पुलिस वालों के घर पर ही छापेमारी की गई। अब इस पूरे मामले में ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का ये कहना है कि ये हो ना हो भाजपा का और कुछ पुलिस अधिकारियों की ओर से षड्यंत्र रचा गया है। अन्य पुलिसकर्मियों का मनोबल गिराया जा रहा है। सुक्खू सरकार चाहती थी कि भंडाफोड़ पूरी तरह से नशा तस्करों का हो, इन पर शिकंजा कसा जाए, इसीलिए एसआईयू का गठन किया गया था। लेकिन एसआईयू टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के घर पर छापे मारना ये कहां तक उचित है? इससे पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है और इस बात का वो विरोध करते हैं। पुलिस अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनके पास क्या इनपुट थी जिसके आधार पर छापेमारी इन लोगों के घर पर की गई, और ऐसी कोई सूचना थी तो इनके घर से कुछ भी क्यों बरामद नहीं हुआ? क्या सिर्फ पुलिस कर्मियों को जलील करने की कोशिश और उनका मनोबल गिराने की ये कोशिश है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद पुलिस के कुछ अधिकारी और भाजपा के नेता नशा माफियों के साथ मिले हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों का जो कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे नशा तस्करों को पकड़ने के लिए? अभी ये भी यहाँ सतपाल रायजादा की ओर से कहा गया है कि दिन व दिन कामयाबी पुलिस को मिल रही थी नशा माफियों को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में जो ये इंसिडेंट सामने आया है इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठे हैं जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे थे नशा तस्करों को पकड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त हो सके, इसीलिए एसआईयू का गठन भी हुआ था। लेकिन कुछ बड़े पुलिस के अधिकारी और कुछ भाजपा नेता ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के षड्यंत्र उनकी ओर से रचे जा रहे हैं। और यहाँ डीजीपी अतुल वर्मा से ही सवाल कर लिया है सतपाल रायजादा ने कि किस आधार पर ये छापेमारी हुई थी और क्या और कहां से ये इनपुट आया था पुलिस के पास जिसके आधार पर छापेमारी हुई है। देखिए, स्कूलों पर भी एक अपडेट देंगे। विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में कल से रौनक लौटने वाली है। 42 दिन की छुट्टियां खत्म होंगी और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे। इसी तरह से समर क्लोजिंग स्कूल्स में पहली से लेकर 12वीं तक के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। ये फाइनल एग्जाम होंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे और पहली से लेकर फिर 8वीं तक के एग्जाम्स भी होने जा रहे हैं। नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट 31 मार्च तक आ जाएगा और बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, इसे लेकर पहले ही डेट शीट जारी कर दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले कल से स्कूल खुल रहे हैं, जिस वजह से सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे टीचर्स या रिवीजन बच्चों की हो पाएगी और डेट शीट के मुताबिक फ्री एग्जाम्स भी होने वाले हैं। बच्चों की कोई क्वेरीज होगी तो वो इस दौरान अपने शिक्षकों से जरूर पूछ सकते हैं। पहली में दाखिले पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब कुछ एक का कहना है कि सरकार ने 6 महीने की छूट दे दी थी, लेकिन वो सिर्फ पिछले शैक्षणिक सत्र में दी थी। नए शैक्षणिक सत्र से 6 वर्ष की आयु में ही बच्चे का पहली में दाखिला हो पाएगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए, जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो ज़रूरी है कि 6 वर्ष ही बच्चे की उम्र हो, तभी उसका पहली कक्षा में दाखिला होगा। और दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई शुरू होने वाली है। अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें तो इंग्लिश मीडियम ही वो उसका रखवाएं। हालांकि दोनों ऑप्शंस है बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। दोनों मीडियम्स में किताबें प्रिंट करवाकर बोर्ड की ओर से स्कूलों को भिजवा दी गई है। दोनों प्रिंट यहाँ पर स्कूलों के पास अवेलेबल होंगे, लेकिन ये तय करना होगा बच्चे को और उसके अभिभावक को कि कौन से मीडियम में बच्चे को पढ़ाई करनी है। देखिए, छुट्टियों को लेकर भी एक नया शेड्यूल अब तैयार किया जा रहा है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल छुट्टियां, ये 2 कैटेगरीज हैं। फिक्स्ड छुट्टियां यानी कि ये 42 दिन की छुट्टियां, क्योंकि कुल 52 दिन की छुट्टियां होती हैं, बाकी फ्लेक्सिबल छुट्टियां रहेंगी। जिला उपायुक्त के पास ये पावर रहेगी कि वो फ्लेक्सिबल छुट्टियां अपने मन मुताबिक कर सकते हैं या सिचुएशन को देखकर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मानसून पीक पर है या कहीं नुकसान हो गया है, सड़क टूट गई है, स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चों को स्कूल अभी भेजा जाए,
कोई वायरल फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो अपने क्षेत्र में इन फ्लेक्सिबल छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वजह रही है बड़ी कि 2 कैटेगरीज में छुट्टियों को डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। हालांकि यहाँ पर शिक्षक संगठनों का कहना है कि जिला उपायुक्त को ये पावर ना देते हुए स्कूल प्रशासन को दी जाए, ताकि वो ये ध्यान में रखते हुए यहाँ छुट्टियां दें कि इस वक्त स्थिति पढ़ाई को लेकर क्या चल रही है। ये प्रिंसिपल को बखूबी पता होगा, जिला उपायुक्त को इस बारे में इतनी जानकारी नहीं हो सकती है। तो कौन सा पीक टाइम है बच्चों के लिए, कौन सा नहीं है, कब छुट्टियां दी जा सकती है, कब नहीं दी जानी चाहिए, इस बारे में ज़्यादा नॉलेज प्रिंसिपल को होगी, ना कि जिला उपायुक्त को होगी। ये शिक्षक संगठनों ने सुझाव रखा है और 1 हफ्ते के भीतर, अभी देखिए इसे लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है। स्कूल छुट्टियों पर 1 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो जाएगी और फिर ये पता चल पाएगा कि फ्लेक्सिबल छुट्टियों की पावर जिला उपायुक्त के पास है या नहीं है। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से ही कहा गया था कि इसी सप्ताह ये शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मंत्रिमंडल में एक फैसला हुआ था कि नए सिरे से बीपीएल सर्वेक्षण होगा और अब इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जल्दी ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा की ओर से इस पर फाइनल मंजूरी देने के बाद या स्वीकृति देने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू से भी इस पर बिल्कुल स्वीकृति ली जाएगी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसमें सबसे पहला अमल उसी शर्त पर किया गया है कि 1.5 लाख से कम सालाना आय जिस परिवार की होगी वही बीपीएल श्रेणी में रहेंगे। अभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति भी जिनकी ठीक है और अमीर घरों में या अमीर घरानों में जिनकी काउंटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुफ्त राशन और नौकरियों के लिए वो बीपीएल श्रेणी में है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बीपीएल लिस्ट से। और ये व्यक्ति जिनके घर में 1.5 लाख भी सालाना आय नहीं है, महज उन्हें बीपीएल की लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये मापदंड तय हो चुके हैं, जल्दी ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जिन घरों में मुखिया विकलांग है या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, विधवाएं हैं, एकल नारी, दिव्यांग और जैसा कि हमने कहा गंभीर बीमारियों से पीड़ित जिन परिवारों के मुखिया हैं, उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो नए सिरे से अब ये लिस्ट तैयार होने वाली है और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब बड़ा सवाल देखिए आज का क्या है अगले कल के लिए कि क्या बिजली दरें बढ़ेंगी अगले कल, क्योंकि जन सुनवाई इसके लिए होने वाली है और ये विद्युत नियामक आयोग की ओर से जन सुनवाई होगी। बिजली बोर्ड ने अपना प्रस्ताव तैयार कर विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है और संशोधित प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इसमें सबसे पहले बिजली बोर्ड से ये सवाल भी होगा कि आखिरकार एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रस्ताव में संशोधन क्यों किया है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि सरकार के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड ने प्रस्ताव ये तैयार किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। जो पहले से बिजली टैरिफ है उसे ही आगे भी लागू रखा जाए। लेकिन उद्योगों के लिए और इसके अलावा कमर्शियल बिजली यहाँ पर ज़रूर महंगी हो सकती है, इसमें ये दरें बढ़ा दी जा सकती है। संभावना बनी हुई है कमर्शियल और उद्योगों के लिए बिजली दरों के बढ़ने की। घरेलू उपभोक्ताओं में को लेकर कोई भी बढ़ोतरी अभी बिजली की नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा ही प्रस्ताव बिजली बोर्ड की ओर से तैयार किया गया है। लेकिन अगले कल विद्युत नियामक आयोग की ओर से ही ये सभी बातें तय की जाएगी जन सुनवाई में। इसके लिए क्योंकि स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया है और उनसे भी आपत्तियाँ ली जाएंगी। ठीक उसके बाद 31 मार्च तक ये बिजली टैरिफ को लेकर जानकारी या अधिसूचना जारी कर दी जाएगी आयोग की ओर से कि अब बिजली टैरिफ को लेकर आने वाले समय में क्या व्यवस्था रहेगी। उससे पहले स्टेक होल्डर से आपत्तियां ली जाएंगी, कई बार चर्चा होगी और फिर फाइनल डिसीजन होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी प्रस्ताव यही दिया गया है कि कोई बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी ना हो। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जितने भी वीआईपीज हैं उन्होंने अपनी दरों में संशोधन किया है। अभी देखिए बिजली सब्सिडी को सरेंडर करने का मामला भी सामने आया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने ही की थी ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को पूरा लाभ यहाँ पर मिलता रहे और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ही सब्सिडी दी जाए। आउटसोर्स भर्ती पर बड़ी अपडेट सामने आई हैं। देखिए, महिलाएं इंतज़ार कर रही थी कि एनटीटी भर्ती कब शुरू होगी, या इसके अलावा अभी नर्सिंग भर्ती भी होने जा रही थी जो नर्सिंग यहाँ नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चंबा में होगी। लेकिन शुरुआत इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से ये जानकारी मांग ली गई थी सरकार से कि आखिरकार किन मापदंडों के तहत आउटसोर्स भर्ती हो रही है, किन कंपनीज़ को ये दायित्व दिया गया है, किस आधार पर इन कंपनीज़ को ये जिम्मेदारी दी जाती है आउटसोर्स भर्ती करवाने की। लेकिन फिर यहाँ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद
राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं संबंधित विभागों को कि 1 हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया पूरी की जाए। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भी निर्देश जारी हो चुके हैं 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए। सबसे पहले एनटीटी भर्ती होगी, 6000 के करीब पद भरे जाएंगे और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समग्र शिक्षा के पास जो बजट आया है वो लैप्स हो जाएगा अगर जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है और इस बजट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो समग्र शिक्षा से मिला बजट इसमें इस्तेमाल होना है और 31 मार्च तक की अभी अवधि है। उससे पहले अगर भर्ती प्रक्रिया हो जाती है, इन शिक्षकों को हायर किया जाता है तो फिर बजट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, लैप्स होने से बच जाएगा। पिछले कई वर्षों से ये बजट लैप्स ही हो रहा है। फिर बात नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज की करेंगे। यहाँ 400 पद नर्सिस के भरे जाने हैं। ये भी आउटसोर्स आधार पर ही नर्सिंग भर्ती होने जा रही है। ये नर्सिस के पद ज़रूर भरे जा रहे हैं लेकिन गतिरोध अभी से ही इसमें देखने में आ रहा है। यहाँ युवाओं का ये कहना है और महिलाओं का, युवतियों का भी ये कहना है कि ये जो नर्स के पद भरे जा रहे हैं आउटसोर्स आधार पर भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है और नियमित तौर पर भर्ती करने के बजाय आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जा रही है जिससे इन्हें सैलरी भी कम मिलेगी, जॉब की कोई गारंटी नहीं होगी। और शिक्षित बेरोजगार संगठन तो बार बार सवाल उठा ही रहा है कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं। इसी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन एक दफ़ा फिर 1 हफ्ते के भीतर ये आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित विभागों को जारी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड शुरू होने जा रहा है, छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी। शिक्षकों के लिए ये ड्रेस कोड इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि छात्र भी शिक्षकों से सबक लें, क्योंकि सबसे पहले रोल मॉडल शिक्षक ही छात्रों के लिए रहते हैं। जब छात्र देखेंगे कि उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स भी पूरे डिसिप्लिन में हैं और ड्रेस कोड में हैं तो इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। ये शिक्षा सचिव राकेश कंवर का भी मानना है। इसीलिए सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी हो गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से ये नई व्यवस्था रहेगी स्कूलों में। स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर फैसला ले सकता है कि उनके स्कूल में किस तरह का ड्रेस कोड रहेगा। हालांकि इसमें महिला शिक्षकों के लिए सूट, सलवार या साड़ी हो सकती है और पुरुष शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस यहाँ पर रखी जा सकती है क्राइटेरिया में। लेकिन फिर भी अपनी मर्जी है स्कूल प्रशासन की, एक जैसी ड्रेस यहाँ शिक्षकों के पास होनी चाहिए। इससे पहले कुछ सरकारी स्कूलों ने ये प्रोसेस शुरू किया था, ये प्रक्रिया अपनाई थी तो वहाँ एक अच्छा असर भी देखने के लिए मिला है। व्यवहार में, वातावरण में इससे अच्छा असर स्कूलों में आया है। तो आने वाले समय के लिए भी संभावना यही जताई जा रही है। इसीलिए ड्रेस कोड लागू होने वाला है और ये नए शैक्षणिक सत्र से एक और नई बड़ी व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलेगी। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।